बात कर रहे हैं। आप लोग को 38 क्लास से इलेक्ट्रिकल मशीन हम लोग पढ़ा रहे हैं। जो लोग भी मेरा इस चीज़ को देखेंगे और ध्यान से पहली बात करते हैं रिवीजन क्लास है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करता हूँ। मैंने क्लासिफाई आप लोग को जब मशीन के बारे में बताया था तो उसमें आपको बताया था 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के रूप में उसको बांटा जा रहा था। तो चलिए बात करते हैं। देखिए आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है 90% इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला मोटर होता है, ठीक है। और उसमें फिर बात करते हैं फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे कार्य करने वाला मोटर होता है और उसमें यह ड्राइविंग पावर वेक्टर पे हमेशा कार्य करेगा। ये इंट्रोडक्शन। इसका खोज जो कि एक टेस्ला नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका किया था। टेस्ला से जो कि यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर की। अब बात करते हैं मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा, उसमें कुछ पार्ट की बात करूंगा मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द पार्ट। इसमें मैंने पहली बात बोला कि इसमें जो स्टेटर वाली पार्ट होगी आपका, जो कि आपका स्टेटर होगा और दूसरा क्या होगा, रोटर होगा। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, फिर आगे की तरफ आप लोग स्टेटर और रोटर के बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। फिर बता दूं कि स्टेटर में आपको 4 भाग इसमें दिखाया जाएगा। पहला आपका भाग देगा स्टेटर फ्रेम और दूसरा आपका देगा स्टेटर कोर। जो फ्रेम होता है वो बाहरी के जो चारों ओर जो फ्लक्स को एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है। और जो आपका बात होता है स्लॉट क्या होता है, उसमें कंडक्टर को क्या किया जाता है, इंटर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके जितने भी स्लॉट होंगे, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि ये आपका एक रोटर हो गया और स्टेटर पार्ट हो गया। अब स्टेटर में आपका एक खांचा कटा होगा जिसमें एक स्लॉट होगा, उस स्लॉट में कंडक्टर इंटर करने के लिए हम लोग स्लॉट का प्रयोग करते हैं। और वही स्लॉट उसमें क्या होता है, बाइंडिंग करने के लिए प्रयोग होता है। ये बाइंडिंग जो आपके ऊपर की तरफ ऐसे बाइंडिंग की जा रही है। तो ये चीज़ आपका 4 भागों में इसको हमने बांटा था, जो चारों को बड़े अच्छे से डिफाइन करके आप लोगों को बताया गया था। फिर वहीं पे बात करते हैं कि आपका रोटर की बात करेंगे। रोटर देयर आर 2 टाइप्स में हमने रोटर पढ़ा था आपको, स्क्वायरल केस टाइप और स्प्लिट रिंग, ठीक है। कोई दिक्कत जब स्क्वायरल में पढ़ा गया तो उसमें मैं पढ़ाया था सिंगल टाइप और एक आपको पढ़ा था डबल टाइप। तो स्क्वायरल क्या चीज होता है, केस मतलब इसको बोलते हैं पिज्जा, मतलब केस टाइप, ठीक है। आप लोगों ने एक पिज्जा देखा होगा, उसी रूप में आप लोगों को मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे हमने उसी चीज का हमने फिगर बना के थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया, जैसे कि आप लोग को जब बताया तो उसको डिटेल से बताया गया था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो कंडक्टर के बार पड़ती है, मोटे मोटे कंडक्टर के बार, जैसे मान लीजिए मोटे मोटे कंडक्टर के बार होंगे और आपस में ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है। अब ये कंडक्टर आपस में एक सर्कल बना रहे होंगे और इसी तरीके से वो पिज्जा जैसे जेट भी हम लोग बन सकते हैं, तो वो पिज्जा बनाया जाता है। इसको हमेशा कंडक्टर क्या रखा गया था, तिरछा रखा जाता है। अब इसमें कंडक्टर तिरछा रखने का क्या रिजल्ट हुआ था आप लोगों का, कि इसमें जो मैग्नेटिक लॉकिंग जो होगी वो कम से कम होगी और इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग कम होगी, टॉर्क क्या हो जाएगी, अच्छा प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है। आप लोगों को स्लिप रिंग और इंडक्शन मोटर में आपका स्क्वायरल केस में डिफाइन अंतर किया गया था, जो कि आपको पता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है रोटर का, जो कि आपका स्क्वायरल केस का होता है, उसका रेजिस्टेंस कभी बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता था। लेकिन बात अगर हम करते हैं स्लिप रिंग की बात करेंगे तो स्लिप रिंग का घटाया और बढ़ाया जा सकता है इसका आवश्यकता के अनुसार ही। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो रोटर था वो आपका ये वाला। तो इसी बात हम लोग अब धीरे से आगे की तरफ चले कि जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ था, तो आप लोगों ने बताया कि ये स्टेटर का एक कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि जब इसमें एक आपकी बाइंडिंग की जा रही होगी, तो इसमें बाइंडिंग अपनी एक 3 बाइंडिंग 3 फेज दी जा रही होगी, उसमें 3 फेज की बाइंडिंग की जा रही होगी। अब उस 3 फेज बाइंडिंग में 120 एंगल का प्लेस करके उसमें बाइंडिंग है। जब उसमें 3 फेज सप्लाई दी जा रही होगी, उसमें कुछ न कुछ कंडक्टर जैसे उसमें सप्लाई जा रही है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने के बाद उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था। ये हो रहा था, यस सर। चलिए अब इसमें क्या हुआ कि जब इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था, अब यही फ्लक्स एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा था, यही स्पीड आपका कांस्टेंट स्पीड कर रहा था। तो ये समझ में आया सर, ये देखिए जो आपको फिर एक रिजल्टेंट फ्लक्स की जरूरत पड़ी ना, तो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, तो उसका हमने देखा कि जब ये हमने देखा कि इसमें 3 एंगल की बात किया तो फाई आर जो आपका आएगा तो फाई एम साइन ओमेगा टी सी 0 एंगल पे आएगा, 0 एंगल पे। वहीं से फिर हमने 120 एंगल इधर की तरफ रोटेट किया और हमारा 120 प्लस की तरफ बढ़ा। फिर वहीं से 120 गया तो ये 240 प्लस हो सकता था या 100 माइनस 20 हो सकता था। तो यहाँ से हमने इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि इसमें C प्लस डी का फार्मूला लगा था। एक फाइनली हम लोग जाके रिजल्टेंट फ्लक्स निकाले और रिवीजन क्लास की वजह से हम बता दें कि आपका रिजल्टेंट फ्लक्स क्या आया था, पाई आर बराबर 1.5 पाई एम आया था ना। पाई एम। ये क्या था पाई आर, जो मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना फ्लक्स हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। बार बार एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न भी होता है, सबसे ज्यादा यही डेरिवेशन करके प्रूव करने के बाद आता है। मैं वर्किंग की बात करूं, मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग की बात करता हूं, तो देखिए वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, जैसे हमने 3 फेज सप्लाई दिया उसमें रोटर में कंडक्टर जो होगा और उस कंडक्टर में फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, तो वो फ्लक्स जैसे जनरेट हो रहा तो ये फ्लक्स को हमने कितना तक पता चल गया कि इसमें रिजल्टेंट फ्लक्स प्राप्त होने वाला है 1.5 एम का
फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के अनुसार जब इसमें फ्लक्स जनरेट होता है, रोटर में इंटर किया जाता है, तो रोटर के भाग को क्या कर रहा था, बार बार वो फ्लक्स क्या कर रहा था, कट कर रहा था। और आप लोग फैराडे के फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ा है कि अगर किसी कंडक्टर में अगर कोई फ्लक्स कट कर रहा है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने के बाद ये स्पीड रिंग से शॉर्ट सर्किट होता है। अब उसके बाद शॉर्ट सर्किट होने के बाद उसमें क्या हुआ कि जैसे रोटर शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जनरेट हुआ, तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद उसमें क्या हो गया, करंट उत्पन्न होने लगा। अब जब करंट उत्पन्न होने लगा तो वो करंट उत्पन्न होने के बाद उसमें जब करंट उत्पन्न हो गया तो इसमें क्या हो गया कि फ्लक्स भी जनरेट करने लगा अपने आप में, और यही फ्लक्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमने का क्या करते हैं, प्रयास कर दिया। लेकिन जब भी देखा गया तो आपका एनएस जो हमेशा क्या था, एनआर से ज़्यादा ही था, क्योंकि ये स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, कम बेसी था। इसी के सिद्धांत पे अब क्या करने लगा, और जब ये एनएस का जो आपका ये फ्लक्स जो था मेन फ्लक्स था और रोटर का फ्लक्स उसको अपोज करने लगे कि ये फ्लक्स ज़्यादा था, इसी वजह से ये क्या कर दिया, रोटर को एक तरफ से फोर्स लगाने लगा, लॉरेंज फोर्स इस पे काम करने लगता है, और लॉरेंज फोर्स की वजह से ये क्या करने लगता है, रोटर अपनी तरफ से रोटेट। ये वर्किंग स्पीड होती है। मैंने बात किया कि इक्विवेलेंट सर्किट की, इक्विवेलेंट सर्किट को बताया कि ये स्टेटर पार्ट होता है और ये आपका रोटर पार्ट। बस यही बात है कि आपका ये ट्रांसफार्मर डायग्राम पढ़ाते हैं, उस ट्रांसफार्मर में हम लोग स्टेटर और उसमें रोटर की बात नहीं करते, उसमें दोनों भाग के स्थिर होते हैं, लेकिन सेम ये ऐसे काम करता है ट्रांसफार्मर की तरह, ठीक है। बस इसी को नाम से दिया जाता है, इसको रोटेटिंग ट्रांसफार्मर नाम से भी जाना जाता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को। तो यहाँ पे जब बात किया कि ये और दोनों मिला के क्या था, ये Z1 था और इसको दोनों मिला के तो Z2। फिर हमने ये नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह फिर हमने इसी के अनुसार ज्ञात किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो कि N2/N1 और V2/V1 और P2/E1 I1/I2 ये चीज ज्ञात कर लिया। फिर मैंने उसी बात किया कि सिंक्रोनस स्पीड बार बार परेशान कर रहा था, सिंक्रोनस स्पीड नाम सुनते रहे और आगे चल के लोग पढ़ना भी है विस्तार से इसको, सिंक्रोनस स्पीड क्या चीज होती है। तो मैंने फार्मूला आपको बताया था कि 1/T/V जो कि आपकी पावर सप्लाई कितनी दे रही है और उसमें नंबर ऑफ पोल जितना उसका पोल होगा, अगर उसको कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपका सिंक्रोनस स्पीड निकल जाएगा। और सिंक्रोनस स्पीड होती क्या चीज़ है कि जब भी किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो सप्लाई दी जा रही होगी और उसमें कांस्टेंट स्पीड से जो मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रहा होगा वही आपका क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। इसकी स्पीड मैक्सिमम आपका 3000 आरपीएम होती है, और जैसे जैसे पोलों की संख्या घटाते बढ़ाते रहते हैं वैसे अपना ये स्पीड को चेंज करने लगती है। तो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। किसी कोई दिक्कत नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हम स्लिप की बात कर रहे थे। जब स्लिप की बात की तो स्लिप बराबर हम समझे थे कि NS माइनस NR होता था कि जो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के अंतर को अगर ज्ञात किया जाए तो उसकी एक वैल्यू स्लिप निकल जाती है। और सिर्फ स्लिप की वैल्यू का परसेंटेज पर यूनिट स्लिप की बात किया जा रहा होगा तो NS माइनस NR अपना NS माइनस NR। तो ये स्लिप की वैल्यू, और स्लिप की वैल्यू हमेशा आपको मैंने बताया कि परसेंटेज स्लिप की बात करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज स्लिप हो जाएगा, जिससे आपको बड़े अच्छे से आपको कई न्यूमेरिकल का जिससे हमने रिव्यू कराया और कई न्यूमेरिकल का आप लोग को लगाया दिया। ठीक है, असाइनमेंट वगैरह आप लोग को दिया गया था इसमें था। ठीक, फिर मैंने बात की कि स्लिप की वैल्यू बहुत कर दिया जाए तो कोई दिमाग में आया पूरा बात बोला सर सुनिए आपने बार स्लिप दे रहे हैं, स्लिप की वैल्यू तो आपने बताया कि 0 से 9 0.9 तक हो सकता है, लेकिन वही बात किया जा रहा है कि सर स्लिप की वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए तो वो हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन हो जाएगा, और ये आपका अगर रनिंग कंडीशन की बात करेंगे तो स्लिप की वैल्यू हमेशा 0 से 0.9 होगी। ठीक है, इसकी बात यहाँ तक समझ में आ गया था। फिर हम लोग बात की रिलेशन बिटवीन द रोटर फ्रीक्वेंसी एंड द स्टेटर फ्रीक्वेंसी आल्सो कॉल्ड 1 होता है, जो बराबर कब हो सकता है रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी। हमने पढ़ा था, हमने डेरिवेशन किया था सर, उसमें जो आपका NR और इसके आपके NS के दौरान हम लोग इस चीज को देखे गए थे, तो उसमें देखा FR और FS की वैल्यू को फाइंड किया गया था तो NS माइनस NR अपॉन NS कर दिया गया था इनटू 100 कर दिया था। तो इसमें 100 करने के बाद जो FR और FS की वैल्यू देखा तो यही वैल्यू हमारी स्लिप की वैल्यू दर्शा रहा था। ठीक है, तो ये जब स्लिप की वैल्यू दर्शा रहा था, यहाँ 100 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यहाँ स्लिप की वैल्यू, और हमने ये रिलेशन देखा कि FR और FS की वैल्यू क्या स्लिप की वैल्यू है। जब मैंने बोला कि सर आप लोग बोले सर ये एस की वैल्यू रखिए तो थोड़ा मैंने एस की वैल्यू जैसे आपको किया देखा कि हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी बराबर होगी, और उस समय जैसे हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाती है उसमें हमारा दोनों क्या होता है रुकी अवस्था में। फिर यहीं से भी बात करते हैं रोटर करंट की। रोटर करंट हमारा क्या होता है I2/Z2 हो जाता था, जैसे बात नहीं जाएगा। फिर यहीं पर Z2 बराबर R2/X2, ये तो हम लोग RLC सर्किट मीटर से पढ़ते आ रहे हैं आपको। और फिर पावर फैक्टर क्लास 5 की बात की जाएगा तो R2/Z होता है। अब उस दौरान R2 अपॉन √R2² + X2², हमने यहाँ क्लास 5 की वैल्यू दे दिया था। वही से हमने टॉर्क की जनरेशन किया। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जब बात आई तो इतना कुछ हो गया सर, इसमें टॉर्क की वैल्यू क्या चीज होती है, फिर
फिर यहाँ से धीरे धीरे हम टार्क की तरफ अपने लेकर रोटेट किए और फिर ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ते गए तो टार्क की बात आई। तो डीसी मोटर में जब हम लोग पढ़ते थे कि डीसी मोटर की जो टार्क की वैल्यू होती थी, टार्क जो होता था उसमें उसका फ्लक्स और उसकी जो फ्लक्स और उसमें जो करंट दोनों का मल्टीपल होता था तो उससे टार्क प्रोड्यूस होता था। डीसी होती थी इसलिए उसमें cos phi की वैल्यू को मेंशन नहीं किया जाता था। तो इसमें ये क्या था, वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू था। जब बात किया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें उसमें टार्क क्या होगा तो उसमें cos phi आपका जुड़ गया। क्यों? क्योंकि यह एसी सप्लाई है, क्या था या फिर एसी सप्लाई है। अब वो एसी सप्लाई की बात कर रहे थे, फिर हमने I2 और ∅2 क्या था, E2 के बराबर ही था ∅2। अब ये ∅2 की वैल्यू हमने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट किए और ये लास्ट हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हमारा निकल कर रहा है कि E2 स्क्वायर अपान E2 into R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस X2 है स्टार्टिंग। अब E2 और V2 की स्क्वायर होता है तो ये वैल्यू हमारा तो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना। यस सर। R2 अपान X2। क्या रेजिस्टेंस कभी भी किसी रोटर का चेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग इस पर पढ़ रहे थे ना। अब वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी यहाँ पे चेंज नहीं होती, जो एक बार फिक्स हो गया वही फिक्स होता। क्या रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज किया जा सकता था? नहीं। तो ये रिएक्टेंस की वैल्यू, तो इसी वैल्यू को कांस्टेंट था। क्या वोल्टेज को कम कैसे किया जा सकता था? किया जा सकता था, बोलो किया जा सकता था। ये आपके घरों में वोल्टेज का कम बेसी हो सकता था ना। तो यहाँ पे वोल्टेज हमने देखा कि E2 जो जनरेट हो रहा था, यहाँ देखिए जो E2 जनरेट हो रहा था क्या यहाँ पे V2 में वैल्यू में बात करें E2 क्या था, V2 के ही बराबर था हैं। जैसे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इसी को आपको पता है। तो यहीं पे हम लोग ये V2 को ले लेते हैं और V2 अब तक यही कर सकते हैं स्टार्टिंग टार्क हमेशा वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती करता है। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा गुना एट रनिंग कंडीशन, ये जो आप लोग को असाइनमेंट में दिया गया था उसका डेरिवेशन करने के बाद रनिंग की बात हो जाएगी तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो जी। 0 से 0.9 0 से 0.999 मतलब एक हो जा नहीं सकता। तो एक रनिंग कंडीशन उसमें देखा कि उसमें वोल्टेज जो जनरेट होता है रोटर में यह सिर्फ V2 हो रहा था, क्योंकि अब वैल्यू सब क्या बदल गया। इसको और इसको कम से कम 5 स्टेप में कराते हैं, क्योंकि तो आप उतना ही जितना आप लोग सिलेबस के बारे में बाकी जो तैयारी तो ग्रुप में होता है तब ये सब चीज़ होता है। तो यहाँ से हमने S इंटू X2 कर दिया, फिर R2 अपन A2 कर दिया, फिर यहाँ रनिंग कंडीशन में देखा कि स्लिप क्या होगी, आ जाती है स्लिप वैल्यू। अब यहाँ स्लिप, अब यहीं से हम लोग आप आगे पढ़ेंगे स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी आगे टॉपिक होगी हमारी स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी एक बार रोटेट करिए और पूरी तरह से आप लोग समरी करिए और जितना लोग होगा आपने रफ या किसी भी टॉपिक पे अपने साथ नोट्स बना रहे हैं तो उस पर आप लोग करिए, बाकी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वजह से और थोड़ा सा भी अच्छा लगा अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, ताकि लोगों की जो भी दिमाग होगा आप लोग अब तक जितना भी पढ़े होंगे ये चीज़ पूरी तरह से एक तरह से समझ में आ गया कि सर आपने हमको पता है, घर तो पढ़ते नहीं है, ये सब करते हैं। तो इस वजह से मैं हफ्ते में 2 हफ्ते 1 हफ्ते पढ़ाने के बाद ये चीज़ लेता हूँ। आगे वाले में आपको अनाउंस कर दिया गया है कि आपको मंडे को टेस्ट जरूरी है, तो टेस्ट मंडे को हो सकता है, ट्यूजडे को हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे आप लोग को ऐसे ही मिलता रहेगा। आगे जैसे हमारा पूरी कंप्लीट होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक बार फिर क्विक रिवीजन की तरफ लेकर चलेंगे आप लोग धीरे धीरे, और उसके बाद आप लोग कंप्लीट 3 फेज इंडक्शन मोटर तैयार होगा तो आगे हम लोग कुछ करेंगे। किसी को इतने में कहीं किसी को डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, बाकी